Hi everyone. Let's start with the fourth chapter of book Flamingo, The Rat Trap. The Rat Trap by Selma Lagerlof. Discussing about the author Selma, she was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. This is also the exact theme of this chapter, The Rat Trap. The story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history and legends of that country. The story is told somewhat in a manner of a fairy tale. ये हो गई author की बात. Now let's talk about the theme of the chapter. जैसा मैंने अभी discuss करा, it's about the essential goodness. जो एक essential goodness होती है, how it can be awakened in human beings. Chapter 4, The Rat Trap. ऑथर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स टॉक अबाउट द थीम नाउ. इस चैप्टर की थीम क्या कहती है? थीम है कि so most human beings we know they tend to get fallen for the trap किस चीज का? मटीरियल चीजों का. So we all are running after material things like money, like luxury. ये सब चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं जिनकी वजह से we can do anything to any extent. These are the material things that are being talked about for the theme. So हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको? That most people tend to fall for the trap of material benefit. उन्हें मटीरियल बेनिफिट करने के लिए they can do or they can go to any extent. Then you can write down, however, love or kindness, generosity, ये सारी चीजें हैं जो एक इंसान को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं. अच्छा, काइंडनेस आई हैव ऑलरेडी रिटन. लव, काइंडनेस, generosity can transform a person and bring about the essential goodness of a human being. Of human beings. ये है सारी कहानी आपकी थीम की. सो वी नो कि कैसे ये सारी जो बहुत ही इममटीरियल वैल्यूज हैं, गुडनेस, काइंडनेस, जेनरोसिटी, ये सब चीजें कैसे एक ह्यूमन बीइंग को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं. देन लेट्स मूव ऑन टू द प्लॉट. प्लॉट क्या है इस स्टोरी का? सो दिस इज अ वेरी एंटरटेनिंग एंड अ फिलोसफिकल स्टोरी. एंटरटेनिंग कैसे? बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स विच आर देयर इन दिस स्टोरी एंड डायलॉग है ऑथर और कैरेक्टर्स के बीच में, या फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके और उन डिफरेंट कैरेक्टर्स के बीच में देयर इज अ डायलॉग. एंड ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं दे बिलोंग टू डिफरेंट माइंडसेट्स, डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हैं और डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं. तो इसीलिए थोड़ी एंटरटेनिंग है. And it is a bit philosophical because the main character discusses a theory जिसके अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व होती है.
और एक और चीज जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है वो है एक सस्पेंस एलिमेंट रहा गया है इस स्टोरी में बिल्कुल एंड तक. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन विद द स्टोरी रीडिंग. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. So हमें बताया जा रहा है कि एक आदमी के बारे में बात करी जा रही है जो क्या बेचता था, रैट ट्रैप्स. रैट ट्रैप्स क्या होते हैं? इट्स अ वेरी पेटी थिंग जो आपको अपने घरों में भी दिखती होगी. रैट ट्रैप्स होते हैं चूहादानी जिसे कहते हैं, चूहे पकड़ने के लिए जो पिंजरा होता है उसे रैट ट्रैप कहते हैं. तो एक आदमी था, वो ये रैट ट्रैप सेल करता था और वो ये रैट ट्रैप्स खुद बनाता था वायर्स से. He made them himself at odd moments, मतलब जब उसे समय मिलता था, कोई ऐसे फिक्स टाइम नहीं था, जब उसे समय मिलता था वो बनाता था. From material he got by begging in the stores or at big farms. बेगिंग मतलब भीख मांगकर उसे ऐसे मटेरियल इकट्ठा करता था या फिर बिग फार्म से लेता था. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. उसे इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो यही काम करता था. सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. सो हमें क्या पता चलता है कि because this business of making rat traps and selling rat traps was not profitable, तो हमें पता चलता है वो साथ ही चोरी चकारी करता था और भीख मांगता था ताकि उसे थोड़ी और इनकम आए. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. Even so, his clothes were in rags. Rags मतलब फटे हुए कपड़ों में था ये आदमी. बेसिकली आपको एक कैरेक्टर इमेजिन कराया जा रहा है कि कैसा कैरेक्टर है जो वो रैट ट्रैप सेल करता था. उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, कि वो फटे कपड़ों में था. उसकी चीक्स वर संकन. संकन मतलब सिकुड़ी हुई थी, बहुत अंदर को हुई थी. फॉलन इनवर्ड मतलब होता है संकिन, जैसे सिकड़ना किसी चीज का, उसे संकिन कहते हैं. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज. ग्लीम्ड मतलब होता है शाइन करना. हंगर मतलब भूख, वो बहुत ही भूखा था. क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे. उसकी इनकम ही कितनी सी थी, उससे उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता था रैट ट्रैप सेल करने से. तो वो थीवरी करता था और वो बेगिंग करता था. इस वजह से वो अपना पेट तो पूरा नहीं भर पाता था, जिस वजह से हमेशा उसकी आंखों में दिखाई देता था कि वो बहुत ही भूखा है. हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road, left to his own meditations. अब बताया जा रहा है कि ऐसे इंसान की लाइफ कितनी मोनोटोनस होगी. मोनोटोनस मतलब कितनी बोरिंग होगी और बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं. बहुत ही मतलब रेगुलर लाइफ है उसकी. कोई उसमें एंटरटेनिंग फैक्टर नहीं है, उसके पास कुछ खुश होने का रीजन नहीं है. सैड एंड मोनोटोनस. ठीक है. टू सच अ वैगाबॉन्ड. वैगाबॉन्ड मतलब वॉन्डरर, जो घूमता रहता है, घुमक्कड़ जिसे कहते हैं हम. हु प्लॉड्स अलोंग द रोड्स. प्लॉड्स मतलब मूव स्लोली. जो एक इंसान जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, उसके रैट ट्रैप्स वैसे ही ज्यादा सेल नहीं होते, वो चलता जाता है सड़कों पर धीरे धीरे आराम से, घुमक्कड़ों की तरह जो सड़क पे चलते रहते हैं लोग. उसकी लाइफ कितनी ही ज्यादा सैड और मोनोटोनस है. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस. अपने ही थॉट्स में वो चलता है, अपनी ही बातों, और किसी से बात नहीं करता, वो अपने ही थॉट्स में रहता है. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट which really seemed to him entertaining. पर एक दिन उसे एक आइडिया आता है या एक लाइन ऑफ थॉट आता है या वो कुछ सोचता है, कुछ ऐसा
जो उसे लगता है कि हाँ इसमें कुछ बात है, या उसने जो सोचा उसे लगता है ये बहुत ही ज्यादा सच है. He had naturally been thinking of this his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो लाइन ऑफ थॉट जो उसके दिमाग में आया, वो जो उस इंसान को लगा कि ये बहुत ही सच है, कब आया? जब वो अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था. ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स. तो उसे सडनली लगता है, मतलब वो अपने वो चूहे के पिंजरों को देखते हुए सोच रहा था कि ये पूरी दुनिया ही एक रैट ट्रैप है, एक पिंजरा है, ट्रैप है. It had never existed for any other purpose than to set baits for people, and that these people of the world are just rats and this whole world is a rat trap. तो वो कहता है it exists only to set baits for people. Baits मतलब something to attract the people. जैसे हम एक चूहेदानी में कुछ रोटी का टुकड़ा या कुछ चीज का टुकड़ा रख देते हैं ताकि वो चूहा अट्रैक्ट हो और उसको जैसे ही खाने आए तो वो पिंजरा बंद हो जाता है. उसी तरह वो इंसान कह रहा है कि दिस होल वर्ल्ड कीप सेटिंग बेट्स. बेट्स यहाँ पे क्या बात हो रही है? ऑल द मटीरियल थिंग्स दैट आर एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, जैसे पैसे, लग्जरी, बड़ी गाड़ी, ये सब चीजें आर नोन एज बेट्स फॉर पीपल हु आर एग्जिस्टिंग in the world. It offers riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. So here the theory is being discussed. यहाँ पे वो theory discuss करी जा रही है कि कैसे कंपैरिजन हो रहा है एक चूहेदानी का और इस वर्ल्ड का. वो इंसान कह रहा है दैट दिस होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप. जिस प्रकार एक चूहा अट्रैक्ट होता है चीज की तरफ या फिर उसके खाने की तरफ एक पिंजरे में, जैसे ही वो उस तक पहुंचता है या उसे खाता है, द रैट ट्रैप शट्स, वो पिंजरे में बंद हो जाता है. उसी तरह इंसान भी गेट्स अट्रैक्टेड टू सच बेट्स. बेट्स जैसे मैंने आपको बताया मनी एंड दीज रिचेस, जॉयज, ये सब चीजें उसके लिए बेट्स हैं. जैसे ही वो उन तक पहुंचता है तो वो भी उस रैट ट्रैप में शट हो जाता है. मतलब उसे एक बारी वो चीज हासिल हो जाए तो उसे और की चाहत होती है. दैट इज व्हाट द रैट ट्रैप दैट मैन इज ट्राइंग टू टेल अस. The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. So क्या कह रहे हैं ऑथर कि जो ये हमारा इंसान है जो रैट ट्रैप सेल कर रहा है, दिस रैट ट्रैप सेलर, ही इज अ वेरी लोनली पर्सन. जैसा कि हमने पढ़ा दैट he always stays this man is always left to his own meditations. मतलब वो अपने में ही रहता है, वॉन्डरर है, चलता रहता है सड़कों पर, तो मतलब वो बहुत ही लोनली है. एंड द वर्ल्ड हैज नेवर बीन काइंड टू हिम, मतलब उसके पास इतने कुछ रिचेज नहीं है या ही हैज नथिंग टू बी थैंकफुल फॉर. तभी वो उसे खुशी किस चीज में मिलती है? दूसरों के बारे में बुरा सोचने में उसे खुशी मिलती है. ऐसे लोगों को सैडिस्ट भी कहते हैं. It became a cherished pastime for his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. Dreary का मतलब क्या होता है? Dull. Into the ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स. प्लॉडिंग्स हमने पढ़ा, प्लॉडिंग्स होती है हमारी जब वो अपने चल रहा होता है, डल, बहुत ही मोनोटोनस उसकी लाइफ है, अपनी सड़कों पे चल रहा है. ड्यूरिंग दैट टाइम
वो सोचता रहता है ऐसे लोगों के बारे में जो उसने आसपास अपने देखे हैं और कैसे वो इस डेंजरस स्नेयर, स्नेयर मतलब ट्रैप में फंस गए हैं या फंसते जा रहे हैं। Still circling around the bait, who are already caught or are still circling around the bait। ठीक है, वो ऐसे लोगों के बारे में अपने खाली टाइम में बहुत सोचता रहता है और उसे लोगों के बारे में बुरा सोचकर उसे क्या प्लेजर फील होता है, ही फील्स वेरी हैप्पी कि अच्छा दूसरों के बारे में बुरा सोचकर, क्यों, क्योंकि उसके खुद के पास कोई ऐसे फ्रेंड्स नहीं है या लव्ड वंस नहीं है, तो इसीलिए वो सबके बारे में बुरा सोचकर खुश होता है। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. Trudging का मतलब क्या है? Trudging का मतलब है again wandering। तो one dark evening, एक शाम में जब वो चल रहा था या जब वो घूम रहा था सड़कों पर, he caught sight of a little grey cottage by the roadside। तो उसने देखा एक ग्रे कलर का कॉटेज एक रोड साइड पर, तो वो शेल्टर मांगने के लिए उस कॉटेज के पास, कॉटेज में चला गया, उसने नॉक करा डोर। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, नॉर वॉज ही रिफ्यूज मतलब जो शेल्टर में इंसान या आदमी रहता था उसने उसे मना नहीं करा, उसने उसे अंदर आने दिया। Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness। कैसे हमें पता चलता है वो आदमी ग्रे कॉटेज में जो रहता था वो भी लोनली था और ये हमारा वॉन्डरर भी लोनली था, तो कैसे उसने एक स्ट्रेंजर को अपने घर आने दिया। एंड इंस्टेड ऑफ द सार फेसेस, जैसे एक्सपीरियंस से हमें रैट्रैप सेलर ने बताया कि जिन जिन लोगों से वो मिला है वो हमेशा ही दुखी होते हैं या दे आर ऑलवेज क्रिबिंग अबाउट समथिंग। इस केस में ऐसा नहीं था। दिस मैन हु स्टेड इन द ग्रे कॉटेज वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम एंड ही वेलकम्ड हिम। क्यों? क्योंकि वो भी लोनली था, वो भी, उसे भी कोई कंपेनियन चाहिए था। So was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately he put the porridge pot on fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. So उसने ना कि उनको उसको अंदर आने दिया अपने घर के, बट ऑल्सो ही वेलकम्ड हिम प्रॉपरली, उसके लिए खाना बनाया। देन ही कार्व्ड ऑफ अ सिगार रोल फॉर हिम, टोबैको रोल फॉर हिम, ये सब चीजें उसने उसको, मतलब ही वाज बीइंग अ गुड होस्ट। ये सब उसने क्यों करा एक स्ट्रेंजर के साथ? व्हाई वुड ही वांट टू शेयर हिज डिनर और व्हाटएवर? बिकॉज दैट पर्सन इन द ग्रे कॉटेज वाज आल्सो अ वेरी लोनली मैन। ही वॉज क्रेविंग फॉर कंपनी, उसे कंपनी चाहिए थी किसी से बात करने के लिए या किसी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। Finally, he got out an old pack of cards and played molis with his guest until bedtime. So यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो also after he served him dinner and everything, फिर उसने उसके साथ कार्ड्स गेम भी खेली and till the bedtime. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. इससे क्या पता चलता है कि the old man, एक तो हमें पता was very lonely, secondly he was very generous also। generous क्यों? जैसे कि उसने अपना porridge शेयर करा, अपना tobacco roll शेयर करा, और एक चीज शेयर करी जो जिसके बारे में हम बात करेंगे, कॉन्फिडेंसेस, मतलब कुछ सीक्रेट भी शेयर किया गया उसके साथ। The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramso Ironworks and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of the 30 kroner in payment. ये जो क्रोनर है ये दिस इज अ स्वीडिश करेंसी, ठीक है। तो वो क्या कहता है, उसने उसको सीक्रेट बताया कि एक टाइम था
जब वो his host had been a crofter at Ramso Ironworks. मतलब वो इंसान ग्रे कॉटेज में जो रहता था वो एक क्रॉफ्टर था एट रामसो आयरन वर्क्स, ठीक है, आयरन मिल में ही वॉज अ क्रॉफ्टर एंड वर्कड ऑन द लैंड। क्योंकि अब वो वहां नहीं काम कर पाता था, डे लेबर नहीं कर पाता था, सो नाउ वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करता था वो उसे बताता है कि मेरे पास एक काऊ है, मैं उससे मिल्क निकाल कर सेल करता हूँ एंड वो काऊ बहुत मिल्क देती है, जिसकी वजह से उसको अभी अभी पेमेंट भी आई है 30 करोड़ की। The stranger must have seemed incredulous. Incredulous मतलब unbelievable. For the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 koroner bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back to the pouch. अब आप ने देखा कैसे एक लोनली इंसान को जैसे ही कोई कंपनी मिलती है, ही इज रेडी टू शेयर एवरीथिंग विद हिम। नॉट ओनली डिड ही शेयर द डिनर, द टोबैको रोल, बट ऑल्सो हिज सीक्रेट। सीक्रेट मतलब उसने अपने उसे जगह दिखा दी कहाँ उसने अपने वो पैसे रखे हुए हैं, अपना पास्ट बता दिया, अभी कैसे अपनी इनकम कमा रहा है वो तक बता दिया। तो ये सब चीजें अपने सारे कॉन्फिडेंसेस के साथ ही ट्रस्टेड दैट Rattrap seller. The next day both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. सो यहाँ पे हमें पता चलता है अगले दिन जब वो सुबह उठे तो क्रॉफ्टर जो है वो अपने काम के लिए निकलता है, अपनी काऊ को मिल्क करने के लिए। इसीलिए रैट ट्रैप सेलर ऑल्सो वेक्स अप बिकॉज होस्ट इज ऑल्सो लीविंग, सो उसे लगा कि उसे भी चले निकल जाना चाहिए अब। Crofter locked the door and put the keys in his pocket. The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. तो अब बताते हैं कि दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in. However, he only went up to the window, smashed a pane stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 koroner. See, एक तो उस होस्ट ने उसको इतने अच्छे से ट्रीट करा, स्टिल बिकॉज उसे आदत थी चोरी करने की और उसे पता था कि वो 30 करोनर उसके पाउच में पड़े हैं, वो रैट ट्रैप सेलर कम्स बैक अगेन, वो चोरी करता है उन 30 करोनर की। दिस वॉज अ बेट फॉर हिम, उसे रियलाइज हुआ ये भी उसके लिए एक काइंड ऑफ बेट ही था। जो थ्योरी वो खुद सोच रहा था कि ये इस वर्ल्ड के लोग कैसे बेट के पीछे भागते हैं एंड दे आर सर्कलिंग अराउंड द बेट्स, उसी ट्रैप में ये रैट ट्रैप सेलर ऑल्सो फेल फॉर द ट्रैप। ही गॉट टेम्प्टेड टू स्टील दोज 30 koroner. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. उसने वो पैसे चुराए और वो चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जैसे जैसे वो चल रहा था उसे बहुत प्राउड फीलिंग आ रही थी अपनी स्मार्टनेस पे, कैसे उसने इतनी आसानी से वो चुरा लिए पैसे। He realized, of course, that at first he dared not to continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. So we see that अब उसके मन में एकदम से चोरी करने के बाद एक डर आ गया। डर किस चीज का? कि अब वो पब्लिक हाईवे पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पुलिस पकड़ सकती है। हालांकि अभी तक पुलिस को खबर नहीं हुई होगी, बट क्योंकि वो उसके मन में वो डर आ गया था, तो इसीलिए ही अवॉइड्स द पब्लिक हाईवे और वो जंगल की तरफ अपना रूट डाइवर्ट कर लेता है। ओके, he realized that he did not, okay. During the first hours, this caused him no difficulty. Later in the dark, it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely.
He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. अब हमें क्या पता चलता है, जैसे ही उसने अपने आप को डीरूट करा क्योंकि उसे पब्लिक हाईवे अवॉइड करना था, तो वो फॉरेस्ट की तरफ चला गया। तो वो कहता है इनिशियली उसे प्रॉब्लम नहीं हुई, दिन दिन का टाइम था, तो वो चलता गया। जैसे ही अंधेरा हुआ, फॉरेस्ट्स में आपको भी पता है सब तरफ पेड़ होते हैं एंड देयर इज नो लाइट, तो तब उसे बहुत डिफिकल्टी हुई। तो वो ट्राई कर रहा था कि वो एक ही डायरेक्शन में चलता जाए, लेकिन वो फॉरेस्ट में इतने घुमावदार रास्ते थे या इतने स्ट्रेंज मोड़ थे, बहुत ही अलग अलग, कि उसे रियलाइज हुआ वो एक ही जगह के चक्कर काट रहा है, कि वो आगे बढ़ने की बजाय ही इज जस्ट मूविंग अराउंड द सेम डायरेक्शन, कि उसने जहां से शुरू करा था वो वहीं पर आकर रुक गया। द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, वो एक ही जगह घूम ही जा रहा था। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. So as we have discussed how he himself has fallen for that rat trap. Imagine अगर उसने चोरी नहीं करी होती तो वो अभी इस वक्त पब्लिक हाईवे पे चल रहा होता एंड उसे पता होता वो कहाँ जा रहा है, बट बिकॉज ऑफ दैट थिंग ही हैड टू डी रूट हिमसेल्फ और वो फॉरेस्ट के अंदर चला गया। तो अब उसे वो रियलाइजेशन आ रही है इस टाइम पर कि कैसे ही हैज हिमसेल्फ फॉलन फॉर दैट रैट ट्रैप। वो फंस गया है बिकॉज उसके लिए बेट क्या थी, वो 30 करोनर। वो उस बेट की तरफ टेम्प्ट हुआ और उसने चोरी करी। नाउ ही हैज हिमसेल्फ फॉलन फॉर द ट्रैप। The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in him like an impenetrable prison from which he could never escape. उस मोमेंट पे जब वो ऐसे बैठकर सोच रहा था, उसे ये फील हो रहा था कि आसपास की सब चीजें उसे जकड़ रही है या उसके लिए एक प्रिजन की तरह है, दैट ही कैन नेवर मेक इट आउट, कि अब वो भटक चुका है अच्छे से एंड कि अब वो इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाएगा। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. Gloom होता है sadness, despair होता है hatred। तो वो बताते हैं कि ऑलरेडी दिसंबर था, तो शाम का टाइम होते ही बहुत डार्क हो गया था। Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased his gloom and despair. उसके वो despair किस चीज का, वो thoughts का, कि कैसे उसने अपने आप को उसी ट्रैप में फंसा लिया। ग्लूम सैडनेस, अब वो सैड फील कर रहा था कि वो अब इस प्रिजन से या इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगा। डेंजर भी बढ़ता जा रहा था रात होने के साथ साथ, क्योंकि वो एक फॉरेस्ट में था, तो डर होता है वाइल्ड एनिमल्स के आ जाने का। Finally he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. अब वो इस सब को सोच कर थक गया था, तो इसीलिए वो वहीं लेट जाता है ग्राउंड पर एंड उसे लगता है अब वो उसका यहीं पे आज ये उसकी आखिरी दिन है जिंदगी का और उसकी लाइफ विल बी ओवर। ही वॉज सो डिसहार्टेंड, ही वॉज सो हेल्पलेस एट दैट टाइम, उसके पास और कोई वे आउट ही नहीं था। Thinking that his last moment had come, but just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. There must be people nearby. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. अब वो जैसे ही लेटता है एकदम होपलेस होकर, जब उसे पता होता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता एंड दैट नाउ आई एम गोइंग टू डाई, जैसे ही वो लेटता है उसे कुछ आवाज सुनाई देती है ग्राउंड से।
और वो आवाज किसकी होती है? रेगुलर थम्पिंग। थम्पिंग मतलब उसको ठा 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 वाली जो आवाज होती है उसकी आवाज आती है। तो उसे रियलाइज होता है कि ये कोई आयरन मिल है जहाँ पे कोई काम चल रहा है। अगर काम चल रहा है मतलब लोग भी प्रेजेंट होंगे। तो वो थोड़ा ही गेट्स अप क्विकली, और उसे बहुत होप फील होता है कि उसे लगता है नाउ दैट ही कैन बी सेव्ड। तो अब वो ये आवाज सुनते सुनते उसी डायरेक्शन में चल पड़ता है। समंड मतलब होता है गैदर्ड, मतलब उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ इकट्ठी करी और वो खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन, स्टैगर्ड मतलब होता है वॉकिंग अनस्टेडीली, मतलब आप थोड़ा लड़खड़ा कर चल रहे हैं, उसे कहते हैं स्टैगर्ड। The Ramsau ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. Forge मतलब होता है furnace. In the summer time, long lines of heavily loaded barges. Barges मतलब होता है boats and scows. Scows होते हैं flat bottomed boats again. Slid down the canal which led to the large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down the big charcoal crates. अब बात करी जा रही है प्रॉबेबली वो जो उसको जहां से आवाज आ रही थी वो रामसो आयरन वर्क्स की ही आ रही थी। रामसो आयरन वर्क्स वहां पे उनका मिल था, तो उसके बारे में अब थोड़ा सा ब्रीफ दिया गया कि कैसे वो मिल एक टाइम पे, अब तो बंद हो गया, बट एक टाइम पे बहुत ही लार्ज प्लांट होता था, बहुत ही बड़ा सा प्लांट होता था। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put out on the anvil. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration. Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. अब वो उस इवनिंग की बात करता है, क्रिसमस के पहले का टाइम है, हमें पता है दिसंबर चल रहा था, अब वो बताते हैं कि कुछ क्रिसमस पास में ही है। जो मास्टर स्मिथ होता है ही इज द केयर टेकर ऑफ द मिल, मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, वो बैठकर वो डिस्क्राइब कर रहा है वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं। यहाँ लिखा है लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, एंड ही इज जस्ट ऑथर इज जस्ट डिस्क्राइबिंग कि क्या माहौल है और कैसे काम चल रहा है आयरन मिल में, कि दे आर वेटिंग फॉर द पिग आयरन टू मेल्ट और ये सब चीजें। All the time there were many sounds to be heard. All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall, and the sharp north wind whipped the rain against the brick-tiled roof. तो वो बताता है कैसे कितना शोर होता है एक आयरन मिल में, क्या क्या चीजें होती हैं एक आयरन मिल में। बिग बेलोज, बेलोज होते हैं, इट्स अ मशीन बेसिकली फॉर ड्राइविंग एयर इनटू द फायर, वो होती है एक बेलो। ग्रोन्ड एंड द, एक तो ये आवाज थी बिग बेलो की, ग्रोनिंग की, बर्निंग कोल की क्रैकलिंग नॉइस आ रही थी, सारी नॉइसेस बताई जा रही हैं। द फायर बॉय शॉवेल्ड चारकोल, शॉवेल्ड मतलब वो उठाकर चारकोल को दूसरी जगह पर, इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस, मॉ मतलब होता है माउथ, कैसे एक बॉय चारकोल उठाकर फर्नेस के माउथ में डाल रहा था। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ नॉइस जो हुई, क्लैटर, तो तीन नॉइसेस हमें पता चली, ग्रोनिंग, क्रैकिंग एंड क्लैटरिंग। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड, ये सब नॉइसेस हैं। वाटरफॉल की रोरिंग की आवाज आ रही थी, विंड की विपिंग की आवाज आ रही थी, ये सब। तो इतना शोर हो रहा था, एक बैकग्राउंड दिया जा रहा है कैसे आयरन मिल में काम हो रहा था
और कैसे इतना शोर हो रहा था आसपास। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge. Forge मैंने बताया था furnace. Until he stood close up to the furnace. तो वो बताता है कैसे एक जैसे इतने शोर में एक आदमी अंदर, एक स्ट्रेंजर घुस आया उनके मिल में और ब्लैकस्मिथ को पता भी नहीं चला। अंटिल कब तक, जब तक वो स्ट्रेंजर, वो रैट्रैप सेलर, वो फर्नेस के पास जाकर खड़ा नहीं हो गया। सो हमें पता चला कि कितने शोर में वो कैसे एक स्ट्रेंजर अंदर घुस गया। स्टिल द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट गेट टू नो, क्योंकि बहुत शोर हो रहा था। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes, and to come in to warm themselves in front of the fire. So now we know कि ये बहुत स्ट्रेंज चीज नहीं थी कि कोई स्ट्रेंजर ऐसे अंदर आ जाए। इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, क्योंकि ऐसे फॉरेस्ट में जो लोग घूमते होंगे या बहुत जो लोग वैगाबॉन्ड मतलब वॉन्डरर्स, ये सब लोग जैसे जैसे फॉरेस्ट में घूमते रहते हैं रातों को, वो वार्मथ लेने दिसंबर के महीने में या विंटर्स में वो फर्नेस की वार्मथ लेने के लिए वो जरूर अट्रैक्ट होते होंगे। ओनली प्लेस फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पे उनको एक काइंड ऑफ शेल्टर मिल सकता है, तो वो यूजुअली ऐसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। टू अट्रैक्टेड टू द फॉर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट, बिकॉज मिल है, मिल में बहुत काम होता है जिसकी वजह से लाइट एक्सट्रैक्ट होती है, या जो भी फायर का काम हो रहा है, वॉट एवर, इतनी नॉइज है तो पीपल गेट टू नो कि आसपास कुछ है जहाँ पे लोग होंगे या जहाँ पे कुछ काम चल रहा होगा। सूटी पेन्स, सूट क्या होता है, जब आप चारकोल को या जब आप लकड़ी को जलाते हो तो ब्लैक ब्लैक कुछ पार्टिकल्स होते हैं डस्ट की तरह, दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड सूट। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर। द blacksmiths glanced only casually and indifferently to the intruder. जो ब्लैकस्मिथ था, जो मतलब मास्टर था या जो केयर टेकर था, उसने कैजुअली उसकी तरफ देखा, उसने रियलाइज कर लिया कि कोई स्ट्रेंजर आया है, उसने बस एक ग्लांस दिया उसकी तरफ और इनडिफरेंटली मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रैग्ड एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। अब किसकी डिस्क्रिप्शन दी जा रही है? अब डिस्क्रिप्शन दी जा रही है जो हमारा रैट्रैप सेलर है उसकी, कि वो ऑलरेडी बहुत ही गंदा था। ही हैड अ लॉन्ग बियर्ड, फटे हुए कपड़ों में था, रैग्ड मतलब फटे हुए कपड़ों में था, विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, मतलब उसने अपने चेस्ट पे वो जितने वो रैट ट्रैप्स बनाता जाता है वो अपने चेस्ट पे हैंग कर लेता है। तो यहाँ तक हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। रेस्ट ऑफ द पार्ट वील डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो।